हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो EMRS के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं टियर फर्स्ट के लिए, जिसमें हमने ICT को देख लिया है। ICT के बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगभग 200 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। किसके? ICT के। डोमेन नॉलेज हमने कर लिया है। अब एक और महत्वपूर्ण पोर्शन आपका बचता है, वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता जो है वो टॉपिक आपका बचता है। बाकी रीजनिंग बचती है और कुछ जैसे जनरल अवेयरनेस जीके वाला पोर्शन बचता है, तो उसके भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। और हिंदी इंग्लिश का भी अभी तो एग्जाम आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 में से आपको 30 स्कोर करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है सिलेबस बहुत थोड़ा सा है कि और क्वेश्चन जो है टोटल अगर देखिए डोमेन नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड के तो टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, और दोनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और इन जो क्वेश्चंस के थ्रू आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे। बाकी ये क्वेश्चन तो मैं करवा ही रही हूँ, इसके अलावा और क्वेश्चन मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको करवाने हैं, जिसमें मैं जो आपकी टीचिंग जैसे नेट एग्जाम में पूछा जाता है ना फर्स्ट पेपर में, तो उसमें भी जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी। और आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है वो सारे ही बहुत महत्वपूर्ण है। PYQs भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। टीचिंग नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के संबंधित क्वेश्चन है। पहला आपका जो टॉपिक दिया गया है वो, ठीक है। तो शिक्षण मुख्यतः किससे संबंध रखता है? देखिए, शिक्षण अगर देखें तो मुख्यतः जो संबंध रखता है वो किससे रखेगा? सूचना देने से संबंध रखेगा, अधिगम को सुगम बनाने से, रटकर याद करने से। ये रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन तो कहीं भी सही नहीं होता, परीक्षा पास करवाना भी नहीं। सीधा सिंपल सा आंसर है कि अधिगम को सुगम बनाना, लर्निंग फैसिलिटेशन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें। किसमें? शिक्षण में। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो विद्यार्थियों के अधिगम को आसान बनाना होता है। केवल जानकारी देना, रटना शिक्षण नहीं होता है। शिक्षक का कार्य सीखने के अवसर प्रदान करना, उसी के साथ में वातावरण देना बच्चों को और मोटिवेशन देना। तो ये शिक्षक का कार्य होता है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम को सुगम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें क्या शामिल है? बिल्कुल, शिक्षण जो है वो एक ट्राइपोलर प्रक्रिया है, और इसमें जो शामिल होते हैं वो शिक्षक होता है, छात्र होता है और विषय वस्तु होती है। इसमें विधि, स्टूडेंट और कंटेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, छात्र और विषय वस्तु इसके अंतर्गत शामिल होती है, जिसको हम सामग्री भी कह सकते हैं। तो ये तीनों चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती है। टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट जो होता है वो ये तीनों ही इसमें महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई भी घटक कमजोर हो जाए तो इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाती है इन तीनों में से। तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। शिक्षण का हृदय क्या है? व्हाट इज द हार्ट ऑफ टीचिंग? तो शिक्षण का महत्वपूर्ण हृदय अगर देखें तो कम्युनिकेशन है। शिक्षण का सबसे मूल तत्व माना जाता है कम्युनिकेशन या संचार। यानी अगर स्पष्ट और अर्थपूर्ण जो संचार या संवाद के बिना है वो छात्र नहीं समझ पाएंगे। अगर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर वो अर्थपूर्ण ही नहीं होगा तो वह कैसे समझ पाएंगे? तो कम्युनिकेशन इज द बेस्ट कि टीचिंग का हार्ट माना जाता है कम्युनिकेशन या संचार। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी शिक्षण किसका लक्ष्य रखता है? तो प्रभावी शिक्षण क्या व्यवहार परिवर्तन का, ज्ञान संग्रह का, पाठ्यक्रम पूरा करना या उपस्थिति को बढ़ाना? देखिए, सही मायने में अगर देखें तो प्रभावी शिक्षण का लक्ष्य होता है व्यवहार में परिवर्तन करना, बिहेवियर चेंज करना। बिहेवियर चेंज भी कैसा? एक स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में कैसा परिवर्तन हो? शिक्षण, अच्छे शिक्षण से स्थायी परिवर्तन होता है ना। उसकी सोच, दृष्टिकोण, उसका कौशल, आदतें, ये सभी शिक्षण की सफलता के संकेत माने जाते हैं। तो सारे ही जो है इसके द्वारा इसका लक्ष्य होता है। यानी कि अगर देखें तो एक अच्छा शिक्षण जो है वो स्थायी व्यवहार परिवर्तन लाता है। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है, क्योंकि बिल्कुल शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है, क्योंकि ये जो है वो केवल नियम और उपयोग इसमें आते हैं। रचनात्मकता और सिद्धांत दोनों का प्रयोग करता है, बिल्कुल करता है। ये क्रिएटिविटी और प्रिंसिपल्स दोनों का यूज ये करता है। इसलिए जो शिक्षण है वो विज्ञान भी है। विज्ञान कैसे? क्योंकि विज्ञान में सिद्धांत, नियम, मनोविज्ञान, ये सारी चीजें आती हैं।
और कला भी है। कला क्यों है? क्योंकि इसमें जो भी कम्युनिकेशन हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, जो भी इसकी शैलियाँ है वो हो गई, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इसलिए ये कलात्मक भी है और ये विज्ञान भी है और कला भी है, दोनों है, साइंस है और आर्ट भी है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें रचनात्मक और सिद्धांतों दोनों का प्रयोग किया जाता है, क्रिएटिविटी का भी यूज होता है और प्रिंसिपल्स का भी होता है। शिक्षण का स्वभाव कैसा है? एक तरफा है, द्विपक्षीय है, केवल घूर्णन है, केवल रिकॉर्ड पर आधारित है। देखिए शिक्षण का स्वभाव जो होता है वो दो तरफा होता है। कैसे प्रक्रिया होती है? शिक्षण दो तरफा प्रक्रिया होती है, द्विपक्षीय होता है। यानी अगर देखिए तो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक बोलेगा और फिर उसको सुनने के लिए जो भी या फिर उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए सामने कौन होगा? छात्र। तो देखिए ये किस तरीके की प्रक्रिया है, द्विपक्षीय है। ओनली लेक्चर और सामने जो है वो टीचिंग हो रही है तो वो नहीं हो सकती है। ओनली लेक्चर देने से कैसे टीचिंग? अगर आपके सामने ऑडियंस ही नहीं है तो आप कुछ भी बोलो, क्या फायदा, है ना? तो टीचर बोलता है, छात्र सुनते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनके फीडबैक, प्रतिक्रिया करते हैं, फीडबैक देते हैं कि आपने कैसा क्या किया है। तो एक तरीके से देखिए ये द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है, एकांत में होता है, इसमें परस्पर क्रिया होती है, स्वतः होता है, वातावरण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि ये क्या इनमें से कौन सी चीज होती है? तो देखिए क्या एकांत में होता है शिक्षण? एकांत में शिक्षण नहीं हो सकता। परस्पर क्रिया होती है, डेफिनेटली होती है परस्पर क्रिया, है ना? यानी हम देखें कि शिक्षक और छात्र दोनों में आपस में संवाद होता है और लोगों के बीच में हमेशा शिक्षण होता है। छात्र और शिक्षक होते हैं, उनमें सहयोग भी होता है, ग्रुप एक्टिविटीज भी वो करवाते हैं। तो एक तरीके से ये एक सामाजिक प्रक्रिया ही होती है, यानी आपस में मिलकर जो है वो छात्र और शिक्षक मिलकर आपस में संवाद करते हैं, एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हैं, सहयोग करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी सामाजिक क्रियाएं में आती है। तो परस्पर क्रिया इसमें होती है, इस वजह से ये एक सामाजिक क्रिया है। सफल शिक्षण किसके साथ समायोजन मांगता है? देखिए सफल शिक्षण जो होता है वो केवल पाठ्यक्रम के साथ नहीं, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार। बिल्कुल, जो सफल शिक्षण होता है वो समायोजन मांगता है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के स्तर, उनकी रुचि, उनकी गति, उनके अनुसार जो है एक अच्छा शिक्षक जो है वो पढ़ाएगा। जो विद्यार्थियों को चाहिए वही उनको सर्व करेगा। इट मीन्स उनका लेवल कैसा है, उनको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उनकी स्पीड कैसी है, ये सब ध्यान में रख के एक अच्छा टीचर जो होता है, सफल शिक्षण जो होता है वो होगा। तो स्टूडेंट्स की नीड्स को ध्यान में रखा जाएगा, न केवल किताबों के अनुसार चला जाएगा कि किताबें पढ़ा दो और हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार जो है वो सफल शिक्षण होगा। कौन सी गतिविधि सक्रिय अधिगम सुनिश्चित करती है? तो देखिए केवल व्याख्यान करती है, प्रश्नोत्तरी और चर्चा करती है, नोट्स देना या श्रुतलेख। देखिए अगर हम देखें एक अच्छी कौन सी गतिविधि सक्रिय अधिगम सुनिश्चित करेगी, तो प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चनिंग और जो डिस्कशन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सक्रिय अधिगम तभी होगा जब छात्र क्या करेंगे, बोलेंगे, ज़्यादा जितना बोलेंगे उस चीज़ के बारे में उतना सोचेंगे। ग्रुप डिस्कशन हो गया, डिबेट्स हो गई, वो बहुत मैटर करती हैं और उन्हीं से जो है वो समस्याएं हल कर पाएंगे, चर्चा कर पाएंगे, प्रश्न पूछ पाएंगे, सारी चीज़ें इसमें होगी। तो प्रश्नोत्तरी और चर्चा दोनों जो है वो अधिगम ज़्यादा सुनिश्चित करेंगे, सक्रिय अधिगम करेंगे। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण है क्योंकि इसका लक्ष्य विद्यार्थियों का विकास है, ये अनिवार्य है, स्कूल मांगते हैं, परीक्षाएं जरूरत होती हैं। देखिए शिक्षण उद्देश्यपूर्ण है क्योंकि इसका लक्ष्य विद्यार्थियों का विकास करना है ना? यानी कि शिक्षण का स्पष्ट लक्ष्य अगर हम देखें तो विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, उनमें मूल्य, उनके व्यवहार, सब का क्या करना, निर्माण करना। बिना लक्ष्य शिक्षण कभी भी नहीं हो सकता। लक्ष्य होगा तभी शिक्षण होगा, बिना लक्ष्य के तो सारा शिक्षण क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, है ना? तो बिना लक्ष्य के नहीं हो सकता। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों का विकास करना है, ज्ञान देना, उनको कौशल प्रदान करना, उनके व्यवहार में चेंज करना, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अच्छा शिक्षण किससे बचाता है? देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं बचता है,
किससे बचता है? शिक्षक का प्रभुत्व बचता है, विद्यार्थी सहभागिता या प्रतिपुष्टि। देखिए यदि आप अगर देखें हम शिक्षक का प्रभुत्व जो है वो अच्छा शिक्षण किससे बचता है, क्वेश्चन है हमारा, गुड टीचिंग अवॉइड विच, किसको अवॉइड करना है? तो शिक्षक का जो प्रभुत्व है ना, अगर आपको हिंदी में नहीं आए तो आप इंग्लिश में जरूर क्वेश्चन को पढ़िएगा। कई बार हिंदी में लैंग्वेज ऐसी आती है कि नहीं आता है। तो किसको अवॉइड करना है? तो देखिए एक ही इसमें साफ सा है, टीचर का जो प्रभुत्व है उसको अवॉइड करना है। यदि शिक्षक ही हावी रहे बच्चों पर, बोलते रहे, तो बच्चे जो है वो पैसिवली अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा शिक्षण इक्वल टू क्या होता है? सहभागिता प्लस में क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता, है ना। बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर टीचर ही बोलता रहेगा, बच्चों को नहीं बोलने दिया जाएगा, बच्चे पैसिव रहकर एकदम बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। तो टीचर का प्रभुत्व यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसको। शिक्षण में फीडबैक किस में सहायक होता है? तो देखिए शिक्षण में जो फीडबैक होता है वो प्रगति का मूल्यांकन में, गृह कार्य बढ़ाने में, गलतियां दंडित करना या परस्पर क्रिया रोकना। देखिए इवेल्युएट प्रोग्रेस जो होता है उसमें फीडबैक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। फीडबैक से क्या होता है? तो फीडबैक से ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट है, छात्र है, उसने कितना सीखा और कहाँ उसको सुधार की आवश्यकता है, इसलिए फीडबैक होना अति आवश्यक है। तो प्रगति का मूल्यांकन होना अति आवश्यक माना जाता है। तो फीडबैक इसमें सहायक होता है शिक्षण में। शिक्षण का तत्कालिक उद्देश्य क्या है? अधिगम है, नौकरी है, परीक्षा है या वेतन है? देखिए शिक्षण का जो इमीडिएट ऑब्जेक्ट अगर देखें तो वो लर्निंग, जॉब, एग्जामिनेशन या सैलरी। बिल्कुल लर्निंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी शिक्षण का सबसे अगर नजदीकी परिणाम देखें तो बिल्कुल अधिगम ही होगा। नौकरी और परीक्षा बाद में आते हैं। पहले आप एजुकेशन अधिगम ही नहीं करेंगे तो आप नौकरी कैसे लगेगी, है ना। परीक्षा कैसे देंगे, नौकरी कैसे लगेंगे? तो ये पहला स्टेप यही होता है कि आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ये स्टेप आते हैं आगे। ये स्टेप्स भी कई बार देखिए सीक्वेंस में पूछ लिए जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण गतिशील है क्योंकि विद्यार्थी बदलते रहते हैं, शिक्षक समान रहते हैं, किताबें नहीं बदलती या नियम सुनिश्चित होते हैं। देखिए शिक्षण गतिशील इसलिए होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, बिल्कुल होते रहते हैं। ये उनकी एज के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी लैंग्वेज, उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो चेंज होते रहते हैं। और देखिए तो जैसे 12th क्लास का बच्चा स्कूल से जाएगा, कुछ नए बच्चे यहाँ आएंगे तो चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल विद्यार्थी यहाँ बदलते रहते हैं। इसलिए जो शिक्षक जो होता है उसको लचीला और कैसा होना चाहिए, यानी एडवांस होना चाहिए, है ना। तो गतिशील होता है, विद्यार्थी बदलते रहते हैं और शिक्षक जो है वो फिर अपने हिसाब से उसमें नई नई चीज़ें ऐड करता रहता है स्टूडेंट्स के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन अच्छा शिक्षण का गुण नहीं है? प्रश्न पूछने को प्रेरित करना, छात्र केंद्रित, कठोर और निश्चित विधि। देखिए यही नेगेटिव हमारे सामने आ जाता है कि जो आपके अच्छा शिक्षण है उसका गुण नहीं है पूछा है, ठीक है। तो देखिए अच्छा शिक्षण कैसा होना चाहिए? सबसे पहले लचीला होना चाहिए। अभी मैंने बताया था टीचर जो है वो पढ़ाएगा, स्टूडेंट आएंगे तो उसको अपना हिसाब से लचीलापन उसमें लाना पड़ेगा पाठ्यक्रम में और एक्टिविटीज में। तो अच्छा शिक्षण सबसे पहले लचीला होता है। एक ही तरीका इसके लिए नहीं चलता है और वो तरीका है आपका कठोर और निश्चित विधि। ये कहीं भी जो है एक अच्छे शिक्षण की विशेषता या अच्छे शिक्षण का गुण नहीं माने जाएगा कि फिक्स्ड मेथड है इस हिसाब से आप चलिए, लचीला नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है, स्टूडेंट्स के हिसाब से उसे चेंज करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सबसे प्रभावी कब होता है? जब ध्यान किस पर हो? देखिए शिक्षण सबसे ज्यादा प्रभावी तब होता है जब शिक्षार्थी का प्रदर्शन हो, शिक्षार्थी का अनुभव, पाठ्य पुस्तक सामग्री या स्कूल नियम। देखिए शिक्षण तभी मीनिंगफुल होगा जब छात्र खुद अनुभव करेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है वो उस चीज़ को अनुभव करेंगे। केवल शिक्षक के बोलने से कोई नहीं सीख पाएगा। अगर छात्र हैं वो सक्रिय भागीदारी ही नहीं देंगे तो कैसे सीख पाएंगे? तो ज़रूरी है कि छात्र खुद अनुभव करे उस चीज़ के बारे में सोचे जो शिक्षक उसको बता रहा है। तो सक्रिय भागीदारी से वो बेहतर
सीख पाएगा, तो शिक्षार्थी का अनुभव मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ टीचिंग क्या है, तो अधिगम, व्यवहार, क्रम पूर्ति, परीक्षा अंक या समय सारणी। देखिए अधिगम व्यवहार जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मनोवैज्ञानिक आधार अगर लर्निंग बिहेवियर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, यानी शिक्षक का आधार ही होता है, मनुष्य कैसे सीखता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए टीचिंग में मोटिवेशन, मेमोरी, रेनफोर्समेंट, लर्निंग स्टाइल्स ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अधिगम लर्निंग बिहेवियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ टीचिंग कौन सा हो जाएगा, लर्निंग बिहेवियर। शिक्षण की वास्तविक सफलता किससे आंकी जाती है, तो शिक्षण की विद्यार्थियों के अंक से, व्यवहार परिवर्तन से, गृह कार्य पूरा करना या उपस्थिति। देखिए विद्यार्थियों के जो बिहेवियर में चेंज आता है ना, व्यवहार परिवर्तन होता है, वही शिक्षण का अंतिम उद्देश्य होता है कि शिक्षण से कितना जो स्टूडेंट के व्यवहार में चेंज आया है, उसकी सोच कैसी है, वो उसकी आदतें कैसी है, उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण कैसा है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्क्स केवल एक संकेत होता है कि इतने % नंबर उसको मिले हैं, तो ये सिर्फ एक देखे तो ये संकेत होता है, लक्ष्य नहीं होता। उसका बिहेवियर जो देखा जाता है, उसकी सोच देखी जाती है, उसमें क्या क्या कौशल हैं वो देखे जाते हैं, उसकी आदतें देखी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो बिहेवियर परिवर्तन यानी बिहेवियर चेंज, बिहेवियर मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, सफलता तभी आंकी जाती है। शिक्षण योजनाबद्ध गतिविधि है क्योंकि समय सारणी चाहिए, इससे स्पष्ट उद्देश्य होते हैं, बोर्ड का यूज होता है या फिर केवल स्कूल में होता है। देखिए क्या होता था, योजनाबद्ध गतिविधि है, हर स्कूल के पहले शिक्षक को पता होता है कि क्या पता होता है कि क्या सिखाना है, क्या सिखाना है, क्यों सिखाना है और कैसे सिखाना है। ये 3 क्वेश्चन उसे पहले ही पता होता है, इसलिए जो टीचिंग होती है वो पहले से ही प्लान्ड होती है कि कैसे क्या क्या प्रोसेस को करना है, इसलिए योजनाबद्ध गतिविधि ये होती है, मतलब इससे स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण किसके बीच परस्पर क्रिया की प्रक्रिया है, तो शिक्षण जो है वो किसके बीच, शिक्षक और पुस्तक के बीच, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है वो क्या है, एक परस्पर क्रिया मानी जाती है। यदि आप देखें इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो शिक्षण कैसे होगा। तो टीचिंग जो है वो 2 तरफा मानी जाती है, द्विपक्षीय हमने देखा था, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों शामिल होते हैं, दोनों के बीच में परस्पर क्रिया होती है। तो राइट आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से कौन शिक्षण का स्वभाव नहीं है, निर्देशनात्मक, सुगमकारी, जबरदस्ती करने वाला या लोकतांत्रिक। देखिए जबरदस्ती करने वाला जो है वो शिक्षण का स्वभाव नहीं माना जाता है, टीचिंग कभी भी जबरदस्ती नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। मैंने अभी बताया था आपको, इंटरेस्ट आना चाहिए बच्चे को, उसकी रुचि, उसके एज के हिसाब से जो है वो टीचिंग होती है। शिक्षक जो है वो बच्चों को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, आदेश उनके ऊपर नहीं थोपेगा। तो जबरदस्ती कोई भी काम किसी से भी नहीं करवाया जाता, आप छोटे बच्चे से ही करवा के देख लीजिएगा, कभी नहीं करेगा, वो भी प्यार से बोलेंगे तभी करेगा। शिक्षण किस में वांछनीय परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखता है, तो व्यक्तित्व में, व्यवहार में, अधिगम, परिणाम में या सभी में। देखिए सभी में ये जो है शिक्षण वांछनीय परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखता है, व्यक्तित्व में भी रखेगा, पर्सनैलिटी में भी, बिहेवियर में भी और लर्निंग आउटकम्स में भी। ठीक है, यानी कि एक अच्छा शिक्षण तभी होगा जब उसकी सोच, उसका व्यक्तित्व, उसकी आदतें सब यहाँ सुधरती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को किस रूप में माना जाता है, निष्क्रिय श्रोता के रूप में, सक्रिय सहभागी के रूप में, सूचना ग्रहणकर्ता या ज्ञान भंडार। देखिए यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के रूप में जो है एक जो विद्यार्थी है उसको माना जाएगा। स्टूडेंट को केवल सुनने वाला नहीं माना जाता है, भाग लेने वाला माना जाता है, उस चीज को वो सुनता है।
ठीक है, मतलब उस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, केवल सुनता नहीं है। तो फिर अगर केवल सुनेगा और वो टीचर बोलता रहेगा और वो सुनता रहेगा तो क्या ये लर्निंग होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, ये टीचिंग होगी ही नहीं, है ना। तो ये जो है वो क्या करेगा, स्टूडेंट इसमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करेगा, सक्रिय सहभागी होगा प्रोजेक्ट्स में, डिस्कशन में, उसी के साथ में जो क्वेश्चनिंग होती है उसमें, तो सभी में ये सक्रिय पार्टिसिपेट करेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक समझे कि छात्र नहीं समझ रहे हो तो वह अपने शिक्षण में परिवर्तन करे, किसका संकेत है? बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छात्र जो होते हैं वो नहीं समझ पा रहे कोई चीज़ को, तो शिक्षण में वो जो टीचर है वो क्या चेंज करेगा? तो उसमें क्या कठोरता लाएगा? बिल्कुल नहीं, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी वो लेकर आएगा। यानी अच्छा शिक्षक जो है वो जो भी सिचुएशंस है उनके अनुसार उसमें चेंज लाता रहेगा, है ना। तो लचीलापन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कभी भी कठोरता जो है वो एक अच्छी लर्निंग हो ही नहीं सकती, किसी भी चीज़ में कठोरता। अभी क्वेश्चन आया था हमारा ऊपर कि कठोरता या फिर जिसको देखे कहीं भी आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, है ना। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आवश्यक होती है, स्थितियों के अनुसार, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंज एक टीचर लाता रहता है। शिक्षण में आवश्यक क्या है? सहयोग है, दंड है, प्रतिस्पर्धा है या मौन है? शिक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोऑपरेशन होता है। यानी जब भी आप कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तो वो किस तरीके का जो है वो शिक्षण होगा। तो टीचिंग में जो भी डिबेट्स होती हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो एक टीम वर्क होता है। इस तरीके से देखें तो बहुत सारी चीज़ों में तो वहाँ कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे आपस में या टीचर कोई भी आपस में कोऑपरेट ही नहीं करेगा तो फिर किस तरीके की लर्निंग हो जाएगी। तो दंड पर कभी भी शिक्षण जो है वो नहीं हो सकता, वहां असफल हो जाता है। सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवस्थित है क्योंकि? देखिए, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ के फिर आप आंसर करना प्लीज। मैं पहले बता रही हूँ आपको, जल्दबाजी में कोई भी आंसर नहीं करना। आपको लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट कर देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग है, जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और इंग्लिश हिंदी को प्लीज मत भूल जाना, उसमें स्कोरिंग मार्क्स आपको जरूर लेके आने हैं। फिर आप चाहिए इस वाले पोर्शन में कितने भी नंबर लाएं, कोई मैटर नहीं करेगा। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उस पर आपको जरूर ध्यान रखना है। मैं हिंदी और इंग्लिश के भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगी, रीजनिंग का भी मैं लेकर आऊंगी। रीजनिंग के थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, तो रीजनिंग के भी पर मैं लेकर आऊंगी आपके लिए। तो शिक्षण व्यवस्थित है, यह चरणबद्ध क्रम का पालन करता है, यह बहुत आसान है, विद्यार्थी समान है, केवल सिद्धांत होते हैं। देखिए, शिक्षण व्यवस्थित है क्योंकि एक चरणबद्ध क्रम का पालन करता है, एक सीक्वेंस में ये चलता है। यानी इफेक्टिव टीचिंग में स्टेप्स होते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहले प्लानिंग होती है, प्रेजेंटेशन होती है, प्रैक्टिस होती है और लास्ट में फीडबैक होती है ना। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से ये चलते हैं, तो इसमें चरणबद्ध क्रम जो है उनका पालन करता है, इसलिए शिक्षण व्यवस्थित है। कौन शिक्षण का गुण नहीं है? पारस्परिक, अनुकूलनशील, बाध्यकारी या मूल्यांकनात्मक? बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है। आप कहीं भी किसी को भी मजबूर करके टीचिंग नहीं करवा सकते। टीचिंग जो होती है वो एक तरीके से स्वतंत्र और मोटिवेटेड होती है, तो बाध्यकारी नहीं हो सकती। ये शिक्षण का गुण नहीं है, पूछा है तो बाध्यकारिता। आधुनिक शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी है? तानाशाही की, मार्गदर्शक और सहायक की, या फिर केवल विषय विशेषज्ञ की या निष्क्रिय दर्शक की? देखिए, हम देख चुके हैं एक टीचर होता है वो गाइड और फैसिलिटेटर होता है। यानी कि आज की इस युग में अगर देखें हम तो टीचर जो है एक फैसिलिटेटर, एक गाइड के रूप में होता है, एक कोच के रूप में होता है, एक मोटिवेटर के रूप में होता है, ऑर्डर देने वाला नहीं होता है। हमारे टाइम पे टीचर ऑर्डर देने वाले होते थे कि ऐसा करना है तो करना ही है, रट के आना तो आना ही है ना। तो आज जो स्कूलें हैं वहाँ पर टीचर जो है एक मोटिवेटर के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक कोच के रूप में होता है। तो ये ध्यान रखना है, मार्गदर्शक और सहायक के रूप में होता है। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कम्युनिकेशन स्किल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पहले ही हमें आंसर मिल गया है तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी अच्छा टीचर वही होगा जो साफ, सरल और समझने के तरीके से जो है वो
कम्युनिकेट कर पाएगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल। शिक्षण सतत प्रक्रिया है क्योंकि छात्र प्रतिदिन सीखते हैं, स्कूल पूरे वर्ष चलते हैं, वेतन मिलता है या पाठ्यक्रम रोज बदलता है। देखिए, सतत प्रक्रिया है क्योंकि छात्र जो हैं वो प्रतिदिन सीखते हैं। स्टूडेंट्स कीप लर्निंग एवरी डे। मोस्ट है, सीखना कभी भी रुकता नहीं है। कितना भी बोलते ना, कितने बूढ़े हो जो, पढ़ाई कभी पीछा नहीं छोड़ती है। और पढ़ाई जो है, किताबें जो है वो बेस्ट फ्रेंड होती हैं। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, बोर हो रहे हो, और इतना नॉलेज भरा पड़ा है इनमें, आपकी हर एक सिचुएशन का यहाँ पर जो है वो इलाज है। आप किसी भी चीज़ के बारे में मतलब आप डिप्रेशन में हो तो आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, स्वामी विवेकानंद की पढ़ो, बहुत सारी बुक्स हैं वो पढ़ो। मैंने हर चीज़ का नॉलेज आपको बुक से मिलता है। तो शिक्षण जो है वो एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जो स्टूडेंट होता है वो प्रतिदिन सीखता है। तो आपके राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का सबसे तात्कालिक उद्देश्य क्या है? अधिगम, परीक्षा सफलता, नौकरी की तैयारी या अनुशासन। देखिए, अधिगम सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। लर्निंग शिक्षण का सबसे पहला और सबसे जो लक्ष्य मानते हैं सबसे ज्यादा, वो अधिगम ही होता है। और उसके बाद में ये नौकरी, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये बाद में होती है। शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाना शिक्षण का सबसे अंतिम उद्देश्य माने जाता है। यानी उसके व्यवहार में क्या क्या चेंज हुआ है, उसकी क्या सोच है, उसके क्या विचार है, उसका बिहेवियर में क्या चेंज है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट उद्देश्य होता है। शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? उद्देश्य है, पाठ्य पुस्तक है, ब्लैक बोर्ड है, या फिर गृह कार्य है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के क्या आप टीचिंग कर सकते हैं, दे सकते हैं? बिना उद्देश्य के टीचिंग दिशाहीन होती है। पहले डिसाइड होता है क्या, कैसे, क्यों, कब पढ़ाना है, ये सारी चीजें डिसाइड होती है। तो उद्देश्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों को हमेशा किस रूप में लिखा जाता है? तो शैक्षिक उद्देश्यों को शिक्षक की गतिविधि, विद्यार्थियों के व्यवहार, शिक्षण सामग्री या स्कूल नीति, किस रूप में जो है वो लिखा जाता है शैक्षिक उद्देश्यों को? तो ये लिखा जाएगा विद्यार्थियों के व्यवहार के आधार पर। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो स्टूडेंट उसमें क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उनको एक्सप्लेन करेगा, अप्लाई करेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव जो है वो विद्यार्थी के व्यवहार में लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शैक्षिक उद्देश्य को हमेशा किस रूप में? विद्यार्थियों के व्यवहार के रूप में लिखा जाएगा ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण देने वाले कौन थे? ब्लूम महोदय थे। ब्लूम महोदय ने जो ऑब्जेक्टिव्स दिए थे उसमें 3 तरीके से उन्होंने बांटा था। ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ करेक्ट आंसर है ना। तो ब्लूम ने ऑब्जेक्टिव्स को 3 क्षेत्रों में बांटा था, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है। तो ये 3 भाग इन्होंने बांटे थे, बौद्धिक, भावात्मक और एक साइकोमोटर, क्रम कौशल जो था उसमें। तो 3 भागों में इन्होंने, 3 क्षेत्रों में इसको बांटा था। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे है? सोच और ज्ञान से, भावनाओं से, शारीरिक कौशल या सामाजिक अनुकूलन से? तो बिल्कुल संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध सोच, थिंकिंग और नॉलेज से माना जाता है। यानी कॉग्निटिव अगर देखें नॉलेज, तो इसमें नॉलेज होगी, रीजनिंग होगी, मेमोरी होगी, ये सारी चीजें आएगी। यानी उदाहरण के तौर पर हम देखें तो पहचानना, निष्कर्ष निकालना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। सोच और ज्ञान में संज्ञानात्मक कौशल आएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का भावात्मक क्षेत्र किससे संबंध रखता है? भावात्मक क्षेत्र जो संबंध रखता है वो आपके किसके अंतर्गत रखेगा? दृष्टिकोण और मूल्य, यानी एटीट्यूड और वैल्यूज में, मेमोरी में, कैलकुलेशन में और मोटर एक्शंस में। तो दृष्टिकोण और मूल्य में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यानी आपके भावनात्मक में क्या क्या चीजें आएंगी? आपकी भावनाएं हो गई, आपकी रुचि हो गई, आपकी नैतिकता हो गई, ये सारे आपकी किसके अंतर्गत आएंगे? डोमेन ऑफ टीचिंग डील विद।
ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगी? इफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत ये आएगी, भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। तो मनुष्य को इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो दृष्टिकोण और मूल्य यहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं। मनोचालित उद्देश्यों में क्या शामिल होता है, यानी साइको, 3 वो जो मैंने बताए थे आपके, उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं ब्लूम से, है ना। तो मनोचालित उद्देश्यों में यानी साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व किस में ये शामिल होते हैं? तो साइकोमोटर जो होते हैं वो शारीरिक गति और कौशल में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, किस में शामिल होंगे? शारीरिक गति और कौशल में, यानी हाथ, पैर, आंख, शरीर का जो भी आपका भाग है वो इसमें अंतर्गत आएगा। कौन कौन सी चीजें आएंगी कौशल में? ड्राइंग हो गई, राइटिंग हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। फिजिकल मूवमेंट एंड स्किल्स, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं ब्लूम के अनुसार जो बताए थे। अगला है अच्छे शिक्षण की मूल आवश्यकता क्या है? तो एक अच्छे शिक्षण की मूल आवश्यकता वो स्पष्ट उसके उद्देश्य होने चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स उसके होने चाहिए। यदि उद्देश्य स्पष्ट ही नहीं होंगे तो टीचिंग जो है वो फोकस्ड ही नहीं हो पाएगी, मीनिंगफुल ही नहीं हो पाएगी। तो स्पष्ट उद्देश्य जरूरी है। अगला है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या सबसे सहायक होता है? उचित योजना, अतिरिक्त मूल्यांकन, कठोर अनुशासन या केवल व्याख्यान देना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उद्देश्यों को प्राप्त करने में उचित योजना बनाना। सबसे पहले प्लानिंग के हिसाब से चलना चाहिए, टाइम का यूज़ करना, उनमें जो भी मेथड यूज हुए हैं उनको सही तरीके से लाना, यानी सब कुछ सही ढंग से तभी होगा जब पहले से आप प्लानिंग करेंगे। तो प्रॉपर प्लानिंग होना आवश्यक होता है। शिक्षण में मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण में मूल्यांकन क्यों होता है? उद्देश्य की प्राप्ति की जांच करने के लिए मूल्यांकन होता है। इवेल्युएशन ये बताता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कितने प्राप्त हुए हैं, हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर नहीं हुए तो फिर उनकी रेमेडियल टीचिंग की जाएगी, है ना। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको मूल्यांकन से जो भी उद्देश्य उनकी जांच आप कर पाए। इसमें से कौन से शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं शब्द को सबसे पहले पढ़ लेना है, नोट लिखा हुआ है बहुत मोटा मोटा अक्षरों में। तो कौन सा नहीं है? व्यवहार में परिवर्तन, परीक्षा का डर बैठाना। देखिए ये क्या होगा आपका शिक्षण का उद्देश्य? बिल्कुल भी नहीं होगा। शिक्षण का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं होता, कॉन्फिडेंस लाना होता है, क्यूरियोसिटी लाना होता है, डिसिप्लिन बढ़ाना होता है बच्चों में। डर पैदा करना कोई भी उद्देश्य नहीं होता है शिक्षण का। डर तो किसी चीज में नहीं होना चाहिए, बच्चों में डर पैदा करना ही नहीं चाहिए, है ना। कक्षा में प्रश्न पूछना किस आवश्यकता को पूरा करता है? तो देखिए कक्षा में जो प्रश्न पूछते हैं वो फीडबैक को, प्रतिपुष्टि को जो है वो क्या करते हैं? आवश्यकता को पूरा करते हैं। यानी क्वेश्चंस में इमीडिएट फीडबैक लेने से पता चल जाता है कि छात्र कितना उस चीज को समझ रहे हैं और कितना उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए फीडबैक लिया जाता है। टीचर लेसन पाठ पढ़ाता है और फिर उससे जो क्वेश्चन है वो पूछता है, तो इससे पता चल जाता है कि छात्र कितने एक्टिव हैं, कितने उनको समझ में आ रहा है। भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? तो भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक का व्यवहार और उसका दृष्टिकोण, पाठ्यपुस्तक की भाषा, व्याख्यान गतिविधि या गृह कार्य की संख्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप देखिए भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक का व्यवहार और उसका दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर हम देखें उसके जो मूल्य हैं, उसका एटीट्यूड है, उसके हिसाब से वो उसमें क्या होता है। तो टीचर का व्यवहार जो है वो सबसे ज्यादा आपके बच्चों पर प्रभाव डालेगा, सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। तो टीचर का व्यवहार और उसका जो एटीट्यूड है वो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण उद्देश्य किस में सहायता करता है? शिक्षण विधि का चयन करने में, प्रश्न पत्र बनाने, मूल्यांकन या उपरोक्त सभी में। तो इन सभी में जो है आपके शिक्षण के जो उद्देश्य इनमें ये सहायता करते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव तय करने जो पहले से तय होते हैं उसी के आधार पर ये चलता है। तो शिक्षण विधि का चयन होता है, प्रश्न पत्र बनाना होता है, मूल्यांकन, तो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य को कैसे होना चाहिए? सामान्य और स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट और मापने योग्य होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए या व्यवहार रहित होना चाहिए। तो देखिए नीचे वाले दोनों तो नेगेटिव हैं, हो ही नहीं सकते, है ना।
देखिए जो शिक्षण का उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। कैसे? यदि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपके प्लान ही नहीं होंगे और ना ही इनमें इवैल्यूएशन होगा, तो किस तरीके से क्या वो स्मार्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो उनको स्मार्ट करने के लिए उनमें क्लियर और मेजरेबल जो है वो इवैल्यूएशन होना चाहिए, यानी शिक्षण उद्देश्य जो है स्पष्ट होने चाहिए और मापने योग्य होना चाहिए। अस्पष्ट यहाँ पर आ गया है तो ये गलत हो जाता है, यानी स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंडेड होने चाहिए। कितना इसमें होगा? तो क्लियर और मेजरेबल होने चाहिए। एक ही पॉजिटिव यहाँ पर हमको दिख रहा है। अगला है, कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्यों को सबसे अच्छा दर्शाता है? शिक्षक अध्याय पढ़ाएगा, छात्र अध्याय समझाएंगे, छात्र अनुप्रयोग आधारित प्रश्न हल कर पाएंगे, या फिर छात्र ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए सी वाला ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि छात्र जो हैं वो क्या करेंगे? अनुप्रयोग आधारित प्रश्न हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा शिक्षण उद्देश्य जो है ये दर्शाता है। उद्देश्य आधारित शिक्षण के लिए मूल आवश्यकता क्या है? एक समान विधि की, विधि रणनीतियों की, केवल व्याख्या की, रटने की। देखिए उद्देश्य आधारित शिक्षण के लिए सबसे मूल आवश्यकता जो होती है वो अलग अलग तरीके की रणनीतियां, देखिए नहीं हो रहा, स्ट्रेटेज होना चाहिए, उनमें रणनीतियां होनी चाहिए, है ना। यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग विधियां जो है चूज की जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जो है वो मेथड जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। विविध रणनीतियां उनके होने चाहिए। अब कई सारे बच्चे, ठीक है यार, जो भी आप आगे पढ़िए, है ना। संज्ञानात्मक क्षेत्र में उच्च स्तर पर कौन संबंधित है? देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में उच्च स्तर पर जो संबंधित है वो होता है आपका ज्ञान, समझ, मूल्यांकन या फिर स्मृति। देखिए मूल्यांकन, है ना। संज्ञानात्मक क्षेत्र पर अगर उच्च स्तर पर देखें तो मूल्यांकन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ब्लूम ने जो बताया था ना, कि क्या बताया था, इवेल्यूएशन जो है वो लास्ट में होता है। सबसे पहले क्या होगा? रिकॉल होगा। ठीक है, ब्लूम ने कहा था सबसे पहले रिकॉल होगा, फिर अंडरस्टैंडिंग होगी, एप्लीकेशन होगा। ये देखिए ब्लूम का जो सीक्वेंस है वो जरूर याद रख लेना है, मैं बता रही हूँ। ब्लूम ने जो हायरार्ची दी थी उसमें कहा था कि सबसे पहले रिकॉल, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन होना चाहिए, फिर एनालिसिस होना चाहिए, फिर सिंथेसिस होना चाहिए और लास्ट में आपका इवेल्यूएशन होना चाहिए। तो लास्ट में आपकी क्या पूछा है? इवेल्यूएशन। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक उद्देश्यों का मूल्यांकन किससे सबसे अच्छा होगा? अच्छा, दृष्टिकोण सर्वेक्षण से, या फिर लिखित परीक्षा से, मौखिक प्रश्न से, या श्रुत लेख से। देखिए एटीट्यूड सर्वे से जो है वो भावात्मक उद्देश्य का मूल्यांकन अच्छे से हो पाएगा। यानी अगर हम देखें तो इनसे होगा, रिटन टेस्ट से नहीं हो पाएगा, बल्कि ऑब्जर्वेशन से और सर्वे से ज्यादा अच्छे से हो पाता है। तो ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? समय प्रबंधन, कठोर अनुशासन, निष्क्रिय सुनना या तथ्यों को रटना, तीनों ही नेगेटिव। राइट आंसर टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टीचिंग में लिमिटेड टाइम होना आवश्यक होता है, उसी में प्लान भी होता है, उसकी प्रायोरिटी भी डिसाइड होती है कि कौन सा क्या कैसे किसका करवाना है। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। उद्देश्यों के बिना शिक्षण किसके समान होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना उद्देश्यों के क्या शिक्षण किसके समान होता है? तो लक्ष्य के बिना यात्रा के समान होता है, जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। अगर आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है तो आप चाहे चलते रहो, है ना। तो लक्ष्य के बिना यात्रा के समान होता है क्या? उद्देश्य के बिना शिक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना उद्देश्य की टीचिंग दिशाहीन होती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कहीं जाना है तो आपको ये पता है ना कि आपको कहाँ जाना है, आप ऐसे चलते रहेंगे क्या? तो टीचिंग भी ऐसा ही होता है कि आपको करना क्या है, आपको क्या सीखना है। व्यवहार परिवर्तन में सबसे अधिक क्या सहायक है? तो व्यवहार परिवर्तन में सबसे ज्यादा रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन सबसे ज्यादा आवश्यक है, वो भी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण उद्देश्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे हमेशा स्थिर रहते हैं, वे आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं, वे सभी छात्रों के लिए समान है, वे केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर है। देखिए हम क्वेश्चन था हमारा, शिक्षण उद्देश्यों के बारे में कौन सा कथन सही है?
अब चारों आपको ध्यान से पढ़ने हैं और सही उत्तर आपको बताना है। वे हमेशा स्थिर रहते हैं क्या? होते हैं? नहीं होते हैं। वे आवश्यकता अनुसार बदलते रहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे में चेंज विद नीड्स, जब भी आवश्यकता हो उनमें चेंज होंगी, तो ये ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चेंज होते रहते हैं, कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति के का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उद्देश्य के मूल्यांकन की प्राप्ति करने के लिए कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होना चाहिए, सतत मूल्यांकन आवश्यक होता है ना। और सतत मूल्यांकन से क्या होगा? इमीडिएट आपको फीडबैक मिलेगा, रेमेडियल पॉसिबल हो जाएगी कि अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है उस चीज को, तो उसके जो है वो उपचारात्मक तरीके से उनको किया जाए, रेमेडियल टीचिंग की जाए, उनकी ग्रोथ ट्रैकिंग की जाएगी। तो सतत मूल्यांकन जरूरी होता है, तुरंत फीडबैक से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मनोचालित उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए मूल आवश्यकता क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इवैल्यूएशन साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स इज, कौन सा जो है वो मनोचालित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन के लिए आवश्यक है? तो वो प्रदर्शन का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ परफॉर्मेंस, बिल्कुल ये वाला ही करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। साइकोमोटर में मैंने आपको बताया था डूइंग स्किल्स होती हैं, लिखना पढ़ना, ये सारे लिखना, ड्राइंग करना, इसलिए है ना। तो इसलिए देखना पड़ता है कि परफॉर्मेंस कैसी है, उसके हिसाब से ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? अच्छा, यहाँ टोटली इंग्लिश लिखती है। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड, स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई, देखिए ये वाला करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। यानी जो स्टूडेंट है वो क्या पूछा है, कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है कि अप्लाई हो पाए, यानी अप्लाई जो है वो मेजरेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए, किस तरीके से वो उस चीज़ को समझ पा रहा है, तो यही होता है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई, इस चीज़ को कितना जो है वो अप्लाई कर पा रहा है। यदि उद्देश्य है विद्यार्थी सहयोग करे तो कौन सी विधि उपयुक्त है? यदि उद्देश्य है तो कौन सी विद्यार्थी सहयोग करे तो कौन सी विधि उपयुक्त यहाँ मानी जाएगी? समूह गतिविधि, देखिए यहाँ विद्यार्थी सहयोग करे, ठीक है, तो कौन सी? ग्रुप एक्टिविटी में ही पता चलता है, टीम वर्क में ही, कि वो कितना ज्यादा उस चीज का सहयोग कर रहा है, कितना कोलैबोरेशन कर रहा है। ग्रुप वर्क में डायरेक्ट जो है जो वर्क होता है उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट होते हैं, तो ध्यान में रखना है टीम वर्क में, ये ग्रुप एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होता है। कौन सी विधि उपयुक्त होगी? ग्रुप एक्टिविटी, सॉरी। प्रभावी शिक्षण की मूल आवश्यकता क्या है? द्विपक्षीय संचार, कक्षा में मौन, शिक्षक का भय या निश्चित समय सामग्री। देखिए द्विपक्षीय संचार मैंने आपको बताया था कि टीचर बोलेगा और स्टूडेंट सुनेगा, यानी टीचर जो है वो बच्चों को समझाएगा, प्रश्न पूछेगा टीचर से और टीचर उसका आंसर करेगा, तो ये द्विपक्षीय संचार होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। अगला है कक्षा में स्व निर्देशित शिक्षार्थी की सबसे स्पष्ट पहचान क्या है? देखिए जो आपकी स्व निर्देशित शिक्षार्थी की सबसे स्पष्ट पहचान जो होती है वो आपकी क्या हो जाएगी? शिक्षक पर निर्भर रहना, डिपेंड्स ऑन टीचर, स्वयं सामग्री खोज लेना। बिल्कुल स्वयं सामग्री खोज लेना महत्वपूर्ण होता है, यानी कि अगर हम देखें स्टूडेंट के बारे में कि स्वयं जो सेल्फ डायरेक्टेड जो लर्नर या जो शिक्षार्थी होता है वो खुद के सीखने से ही सक्रिय होता है, यानी उसमें वो खुद ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, चीज़ों को खुद ज़्यादा सीखेगा, तब वो इम्पोर्टेंट होता है। और टीचर जो होता है वो इसका वेट नहीं करता है कि वो किताबें पढ़ाता रहो, शोध करता रहा, जानकारी इकट्ठा करता है, तो लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सामग्री खोजेगा, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो स्वयं निर्देशित शिक्षार्थी सबसे स्पष्ट पहचान क्या है? यही है कि वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद खोजेगा, है ना, यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर का अगर ये इम्पोर्टेंट फैक्टर देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को सर्चिंग करेगा, इम्पोर्टेंट राइट आंसर बी हो जाएगा।
यदि छात्र नया विषय नहीं समझ पा रहा है तो सबसे संभावित कारण क्या होगा कि अगर कोई स्टूडेंट है वो नई चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है तो कौन सा कारण है कि वो नहीं समझ पा रहा। उसका एक ही कारण हो सकता है कि उसका जो पूर्व ज्ञान है उसमें कमी है ना। देखिए, सीखने का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यही होता है कि जो नया ज्ञान है वो हमेशा पहले वाले ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। तो पहले से जो भी ज्ञान है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि जो स्टूडेंट होता है वो प्रीवियस नॉलेज उसका कमजोर है वो नए जो विषय को समझने में जो है वो क्या हो जाएगा, असमर्थ हो पाएगा, है ना। तो इसलिए वो इस चीज़ों को इतना ज़्यादा समझ नहीं पाता है, पूर्व ज्ञान का उसे नॉलेज कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो छात्र कम बोलता है पर ध्यान से देखता है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वह किस प्रकार का शिक्षार्थी, देखिए क्या बोल रहा है कि बोलता कम है लेकिन देख रहा ध्यान से है ना। तो वो क्या निष्क्रिय है, वो दृश्य अवलोकन आधारित विजुअल ऑब्जर्वेशनल होता है, दृश्य आधारित अवलोकन करता है, वो देखता है, बोलता कम है, बोलने में कम सक्रिय है लेकिन ऑब्जर्वेशन में वो ज़्यादा सीखता है। तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब देखे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी विजुअल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब क्या होता है, जो टीचर होता है वो क्या करता है, चीज़ों को दिखाता है, सहपाठियों की गतिविधियों का वो अवलोकन करता है और फिर उस चीज़ को व्यवहार में वो सीखता है ना। तो ये कुल मिलाकर हम देखें तो कम बोलने वाले छात्र भी जो है वो ऑब्जर्व टाइप लर्नर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा है वो बोले तभी वो लर्निंग करेगा, वो देख कर उस चीज़ को ऑब्जर्व भी करेगा तो वो ऑब्जर्वर टाइप लर्नर कहलाएगा। ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। सीखने की गति सबसे अधिक किस चीज पर निर्भर करती है, तो सीखने की गति सबसे ज्यादा मोटिवेशन पर, प्रेरणा पर, बैठने की जगह पर, स्कूल की दूरी पर या कक्षा के रंग पर। देखिए रंग पर तो बिल्कुल करेगी नहीं, मोटिवेशन पर करेगी बिल्कुल। जो आपकी सीखने की गति है वो सबसे ज्यादा मोटिवेशन पर ही निर्भर करेगी। मोटिवेशन से ही जो है एक स्टूडेंट के अंदर सीखने का उत्साह पैदा होगा, उसे क्या सीखना है, कितना सीखना है। यानी बिना मोटिवेशन के स्टूडेंट जो है वो सीखने में कैसा हो जाएगा, स्लो 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 सीखेगा बिना मोटिवेशन के। वो अभी मैंने बताया था ना, बिना लक्ष्य की यात्रा, वो वाली बात है कि उसको सीखना है तो वो मोटिवेशन उसमें होनी आवश्यक है। एक छात्र पाठ समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, नहीं समझ पा रहा भैया, पूछने में भी शर्म आता है, तो किस बाधा का ही उदाहरण है। होते हैं ना ऐसे बच्चे कई शर्मीले से जो मतलब समझ में भी नहीं आ रहा और पूछ भी नहीं रहा है, तो वो किस बाधा का उदाहरण, संज्ञानात्मक बैरियर होता है या फिर इमोशनल बैरियर या फिर फिजिकल या फिर लैंग्वेज बैरियर होता है। देखिए वो एक तरीके से देखे तो इमोशनल बैरियर यानी भावात्मक जो है वो बाधा होती है। इसमें बच्चे को डर होता है, झिझक होती है, उसे शर्म आती है या पूछने में वो थोड़ा सा मतलब अन्य बच्चों की तुलना में डर जाता है या शर्मा जाता है ना। तो यही इसका राइट आंसर है कि वो समझ भी नहीं पा रहा और पूछ भी नहीं पा रहा, है ना। तो झिझक और डर जो है वो इमोशनल बैरियर के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सीखने की शैली किसे प्रभावित नहीं करती, किसे प्रभावित नहीं करती। तो व्यक्तिगत सीखने की जो शैली होती है वो प्रभावित सीखने का तरीका, परिणाम, रुचि या समय सारणी। देखिए शेड्यूल को प्रभावित नहीं करेगी, व्यक्तिगत सीखने की जो शैली है वो समय सारणी को प्रभावित नहीं करेगी। अगर हम देखें तो जो आपकी लर्निंग स्टाइल होती है वो स्टूडेंट को कैसे सीखता है, उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितने अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैटर करती है। समय सारणी, फिक्स्ड टाइम टेबल स्टाइल जो है वो फिक्स होती है, वो यहाँ पर चेंज नहीं होती है कि इतने टाइम पे ये होना है। तो व्यक्तिगत सीखने की शैली किसे प्रभावित नहीं करेगी, शेड्यूल को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना आपको। वह छात्र जो शिक्षक न होने पर भी सीखता रहता है किस पर निर्भर करता है, बाह्य प्रेरणा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा
वह छात्र जो शिक्षक नहीं है फिर भी वो सीखता रहता है, तो ये निर्भर किस पर करेगा? क्या ये बाह्य प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा है, दंड है या प्रतियोगिता है? देखिए ये एक तरीके से आपकी देखिए तो आंतरिक प्रेरणा हो जाएगी, इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगी, यानी खुद से उसमें सीखने की इच्छा है ना। तो ये मोटिवेशनल हो जाएगी, कैसी? इंटरनल मोटिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चा खुद से सीखने की कोशिश करता है, उसे खुद कुछ करना है, तो ये उसके अंदर जो है वो खुद से सीखने की इच्छा उत्पन्न होती है, इंटरनल मोटिवेशन। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कक्षा में कौन सा छात्र सबसे अधिक तनाव महसूस करेगा? बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्लास है और एक में स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेस में रहेगा, तनाव महसूस करेगा। लक्ष्य केंद्रित, उपलब्धि प्रेरित, असफलता से डरने वाला या स्वयं नियंत्रित? देखिए असफलता से डरने वाला जो बच्चा होता है, फियर ऑफ फेलियर होता है, वो सबसे ज़्यादा उस चीज़ में प्रतिस्पर्धा वाली कक्षा में सबसे ज़्यादा तनाव महसूस करेगा। तो राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो छात्र केवल परीक्षा के लिए पढ़ता है वह किस प्रकार की सीख अपनाता है? केवल परीक्षा के लिए पढ़ रहा है तो वो किस तरीके की सीख अपनाएगा? वो सतही सीख यानी सरफेस लर्निंग, गहन सीख, डीप लर्निंग, रचनात्मक क्रिएटिव लर्निंग या आत्मनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड? देखिए वो जो है वो सिर्फ परीक्षा पास करनी है, ठीक है हो जाएगा, तो वो एक तरीके से सरफेस लर्निंग कर रहा है ना। उसमें वो क्या करेगा? रोट मेमोराइजेशन करेगा, रटेगा चीज़ों को, शॉर्ट टर्म ही याद करने की कोशिश करेगा, है ना। तो सरफेस लर्निंग करेगा कि परीक्षा पास हो गई, फिर बात की बाद में देखी जाएगी, है ना। कक्षा में छात्र का सीखने में सबसे कम बाधा किस स्थिति में होती है? सबसे कम बाधा जो होती है कक्षा में सीखने में, तो सबसे कम बाधा आपकी किस में हो जाएगी? छात्र भावनात्मक तनाव में हो, छात्र का पूर्व ज्ञान मजबूत हो, या फिर क्या है सामाजिक दबाव में हो, या छात्र मूल्यांकन से डर में हो। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कक्षा में छात्र का सीखने में सबसे कम बाधा पूछा है। कम बाधा यही है कि छात्र का पूर्व ज्ञान जो है वो कैसा हो? मजबूत हो, उसका जो पहले का ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो नया ज्ञान वो आसानी से उस चीज़ को सीख पाएगा, आसानी से उस नए ज्ञान को जोड़ पाएगा आपस में। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखना है, छात्र का पूर्व ज्ञान मजबूत हो। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में हमेशा परेशान दिखने वाला लेकिन अच्छे अंक लाने वाला छात्र की विशेषता का संकेत क्या है? परेशान दिखता है लेकिन अंक अच्छे लाता है, तो वो उच्च आंतरिक प्रेरणा होगी, उच्च उपलब्धि चिंता होगी, या कम बुद्धिमत्ता या कम आत्मविश्वास? देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के हिसाब से उच्च उपलब्धि चिंता यानी हाई अचीवमेंट एंजाइटी उसको रहेगी कि पता नहीं मैं आ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, है ना, कहीं कोई गलती ना हो जाए, उसका डर उसको लगा रहता है, तो ये आपकी हाई अचीवर एंजाइटी कहलाएगी। यानी परेशान दिखता है लेकिन अंक अच्छे लाने वाला होता है, तो ये उसकी हाई अचीवर एंजाइटी की वजह से हो पाएगा। यानी हम इसको कहें कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ये उसको डर सताता रहता है। अगला है, छात्र स्वयं प्रश्न पूछता है और फिर उसका उत्तर खोजता है, ये किस प्रकार की सीख है? देखिए स्वयं प्रश्न पूछ रहा है और फिर उसका उत्तर खोजता है, तो ये एक तरीके से एक्टिव लर्निंग होगी। यानी एक्टिव लर्निंग में छात्र जो होता है वो सक्रिय भागीदारी रखता है, वह केवल सुनता नहीं है बल्कि चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, एनालाइज करेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, सक्रिय भागीदार, सक्रिय लर्नर कहलाएगा वो। अगला क्वेश्चन है, जो छात्र दूसरों को सिखाने में मदद करता है वो किस प्रकार का शिक्षार्थी है? खुद तो सीख रहा है, दूसरों को सिखाने में भी मदद कर रहा है, तो वो स्वयं केंद्रित तो नहीं होगा क्योंकि वो दूसरों को सिखा रहा है, तो वो सहयोगी होगा, दूसरों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा है, मतलब वो सहयोगी होगा, टीम वर्क हो गया। अगला है, यदि छात्र का ध्यान कम है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए कई होते हैं बच्चे जो नहीं इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, छात्र का ध्यान कम है, तो एक टीचर जो है वो क्या करेगा? केवल डांटेगा स्टूडेंट को या फिर गतिविधियों को छोटा और रोचक बनाएगा, जो भी एक्टिविटीज़ है उनको शॉर्ट कर देगा और इंटरेस्टिंग बनाएगा। बिल्कुल ऐसा करेगा तभी तो स्टूडेंट जो है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाएगा, चीज़ों को अच्छे से मतलब उसमें इंटरेस्ट लेगा, है ना।
तो टीचर ऐसा करेगा तो वो स्टूडेंट भी उसमें ध्यान दे पाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र बार बार पूछता है, यह क्यों होता है ना। छात्रों में क्यूरियोसिटी होती है ना, उनमें जानने की ये होती है, तो ये क्यों होता है, ये किस प्रकार की सीख जो है वो दिखाता है, गहन सीख दिखाता है, सतही सीख दिखाता है, याद आधारित दिखाता है या निरीक्षण आधारित। देखिए ये देखते हैं डीप लर्निंग का ये एक तरीका है। बच्चा जो है ज्यादा क्वेश्चन करेगा, वो उन चीजों को उतना ही ज्यादा अच्छे से समझेगा। बार बार पूछता है ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, तो वो एक तरीके से डीप लर्निंग कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। डीप लर्निंग से उसके अर्थ को अच्छे से समझ पाएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएगा, एनालाइज कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई क्वेश्चन जो है वो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग की जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है, ज्यादा क्यूरियोसिटी उनमें बढ़ाती है, तो ये ध्यान रखना है डीप लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र केवल शिक्षक की उपस्थिति में सीखता है, यह किस पर निर्भर दिखाता है। यानी केवल टीचर क्लास में है तो वो सीख रहा है और तो उसके बाद नहीं सीख रहा, तो ये एक तरीके से देखिए तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, बाहरी जो प्रेरणा होती है उसका ये भाग माना जाता है। अगर टीचर प्रेजेंट है तो बच्चे किसकी वजह से, पनिशमेंट की वजह से, इस वजह से सीख पाएगा, लेकिन टीचर के जाते वो नहीं सीखेगा। तो अगर वो खुद से सीखेगा तो वो इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, असफलता का डर रखने वाला छात्र आमतौर पर क्या करता है। देखिए असफलता का डर रखने वाला छात्र आमतौर पर चुनौती स्वीकार करेगा, कार्य से बचेगा। असफलता का डर रखने वाला छात्र हमेशा अवॉइड टास्क को अवॉइड करेगा। किससे बचने के लिए, असफलता से बचने के लिए, फियर ऑफ फेलियर से बचने के लिए वो क्या करेगा, रिस्क अवॉइडेंस करेगा। जो चैलेंजेस हैं, कार्य हैं, उनसे बचेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्यों से बचना। शिक्षक कठिन विषय को सरल भागों में बांटकर पढ़ाता है, इसे क्या कहते हैं। ये बहुत जरूरी होता है, कई बार होता है बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो उसे टुकड़ों में सरल भागों में बांटकर जो है वो उसको पढ़ाता है। तो क्या ये बैरियर होता है, चरणबद्ध सीख होती है, स्कैफोल्डिंग होती है, दंड होता है, पनिशमेंट या सरफेस कोऑपरेशन होता है, तो कंपैरिजन होता है, तो ये होता है स्कैफोल्डिंग। चरणबद्ध सीख होती है, यानी जो टीचर है वो उस जो सामग्री है, पाठ्य सामग्री है, जो भी मैटर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ाएगा। कठिन जो कॉन्सेप्ट होता है उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर उसको पढ़ाएगा तो एक जो लर्निंग होती है वो इफेक्टिव होगी, छात्रों में कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। तो ये सारी चीजें होगी। तो जो टीचर है वो क्या करेगा, जो भी कठिन विषय है उसको टुकड़ों में बांट करके बच्चों को पढ़ाएगा। छात्र बार बार दूसरों के उत्तर देख रहे अपना उत्तर देता है, तो ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाएगा सरफेस लर्निंग, यानी उसको अच्छे से इस चीज के बारे में पता नहीं है, वो कॉपी करेगा। केवल मार्क्स मैटर करते हैं उसके लिए कि मैं इसका देख के लिख लूंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स हो जाएंगे, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लर्निंग जो है वो इतनी ज़्यादा कैसी हो जाएगी, सतही हो जाएगी, मतलब उसको इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, उसको मार्क्स मैटर करते हैं कि मेरे अच्छे नंबर आ जाए, बस मैं किसी की देख के कॉपी करके लिख लेता हूँ। सीखने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी होती है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होती है, नकारात्मक दृष्टिकोण, प्रयास या अभ्यास। देखिए सीखने में सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो नेगेटिव माइंडसेट की होती है, नकारात्मक दृष्टिकोण की होती है। तो राइट आंसर आपका बी यहाँ हो जाएगा। यदि छात्र की भाषा कमजोर है तो सबसे पहले कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा, तो सबसे पहले क्या समझ प्रभावित होगी, नकल प्रभावित होगी, लिखावट होगी या उपस्थिति होगी। सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगी वो आपकी समझ प्रभावित होगी, यानी जो छात्र की भाषा वो कमजोर है तो उसकी समझ जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका हो। बाकी जो सारी चीजें हैं वो सेकेंडरी स्किल्स होती हैं, तो समझ सबसे पहले इसमें आएंगी। जो छात्र सुनकर जल्दी सीखते हैं वो किस प्रकार का शिक्षार्थी है, सुनकर चीजों को जल्दी सीख लेता है वो तो कैसा छात्र होगा, श्रव्य छात्र होगा, चीजों को सुनकर ज्यादा सीख पा रहा है, कोई बच्चा देखकर ज्यादा सीख पा रहा है, तो ये आपका लर्निंग की एक स्टाइल होती है, श्रव्य छात्र हो जाएगा।
शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र सोच समझ कर उसका उत्तर देते हैं। ये किस प्रकार की सोच है? तो ये सोच अगर देखें तो कि छात्र जो है वो शिक्षक जो है वो प्रश्न पूछ रहा है और छात्र सोच समझ कर उस चीज का उत्तर दे रहा है, ये क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी। आप देखिए हिंदी में आलोचनात्मक सोच देख के आपको ये नहीं करना है, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी। वह उस चीज के बारे में वो ज्यादा सोचेगा। टीचर ने क्वेश्चन रेज किया, बच्चा उसका आंसर दे रहा है, सोच समझ कर उसको देना है, ये क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आएगी। उसमें रीजनिंग एबिलिटी बढ़ेगी, उसमें एनालिसिस करने की क्षमता होगी, इवेल्युएशन की होगी। तो आलोचनात्मक सोच उसकी डेवलप होगी। नकल से जो है वो अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं हो सकती, तो ये तो नहीं होगा। ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। सहपाठियों का सहयोग किस प्रकार की सीख को बढ़ाता है? तो ये सहयोगी सीख को बढ़ाता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग को ये बढ़ाता है, यानी पीयर जो सपोर्ट्स हैं वो शेयरिंग, एंगेजमेंट, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनमें जो है वो सहयोग सीख को ये बढ़ाएगा, एक दूसरे की हेल्प करना। कक्षा में भागीदारी बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो कक्षा में भागीदारी बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है छात्रों को चुप रहने को कहना। सही है? गलत है। समूह कार्य करना, कंडक्ट ग्रुप एक्टिविटीज, बहुत बहुत आज देखिए कहीं भी देख लीजिए आप क्वेश्चन में ग्रुप एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। यानी ग्रुप एक्टिविटीज से जो है वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है छात्रों की, छात्र ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो कक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज होनी चाहिए। नया छात्र नया कार्य सीखने से डरता है तो शिक्षक क्या करेगा? यदि छात्र नया कार्य करने से क्या करेगा? डरेगा, तो टीचर क्या करेगा? क्या कार्य को टाल देगा, पोस्टपोन कर देगा, छोटे छोटे चरणों में अभ्यास कराएगा। बिल्कुल, प्रैक्टिस इन स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे चरणों में जो है उस चीज को डिवाइड कर देगा और फिर उनको जो है वो अभ्यास करवाएगा। तब बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसकी एंजाइटी जो है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो छोटे छोटे चरणों में अभ्यास कराएगा। भावनात्मक सुरक्षा की कमी का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? तो भावनात्मक सुरक्षा की कमी का सबसे बड़ा परिणाम जो है वो आपका क्या हो जाएगा? अधिक सहभागिता, कम जोखिम उठाना, बेहतर प्रदर्शन या रचनात्मकता में वृद्धि। तो देखिए भावनात्मक सुरक्षा की सबसे अगर देखें बड़ा परिणाम तो कम जोखिम उठाना, अवॉइड टास्किंग, रिस्क जो है उनको नहीं वो करेगा। तो बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यदि छात्र सीखते समय गलती करता है तो शिक्षक का सही व्यवहार क्या है? देखिए सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। काफी सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आता है। यूजीसी नेट तक के क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं और EMRS के भी लिए हैं। तो सारे क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे प्रिपेयर किए हैं। तो कमेंट में आप जरूर बताएंगे आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपके कितने नंबर जो हैं इसमें आ रहे हैं, है ना। यदि छात्र सीखते समय गलती करता है तो शिक्षक का सही व्यवहार क्या होगा? क्या शिक्षक जो है वो दंड देगा, उत्साहित करना और उसमें सुधार बताना, अनदेखा करेगा या मजाक उड़ाएगा? देखिए उसको उत्साहित करेगा, इनकरेज करेगा और उसको करेक्ट करेगा, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स है उनको, है ना। तो राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो छात्र स्वयं लक्ष्य निर्धारित करता है वह किस प्रकार का शिक्षार्थी है? कि वह स्वयं ही उसको पता है उसके क्या करना है, तो वह स्वयं निर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड जो है स्टूडेंट हो जाएगा। यानी कि वो खुद उसके गोल सेट वो करेगा और इंडिपेंडेंट लर्निंग वो करेगा, तब जाके वो अपने गोल तक पहुंच पाएगा। कौन सा शिक्षक पद्धति छात्रों को समूह में सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करती है? तो ये शिक्षक पद्धति जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? क्या व्याख्यान पद्धति होगी, समूह चर्चा होगी, केवल पाठ पढ़ाना या मौखिक परीक्षा? तो देखिए ये हो जाएगा आपका ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा इंपोर्टेंट यहाँ हो जाएगी। एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो, इससे आपकी क्या होगी? कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। समूह चर्चा। प्रयोगात्मक शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है?
तो एक्सपेरिमेंटल टीचिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि याददाश्त बढ़ाना होगा, अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सीखना होगा, केवल नोट्स तैयार या शांति बनाए रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सीखना, यानी एक्सपेरिमेंट से क्या होगा, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, रोट लर्निंग कम इसमें हो पाएगी, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण माध्यम विशेष रूप से दृश्य यानी विजुअल लर्नर्स के लिए उपयोगी है? तो विजुअल लर्नर्स के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा आपका चार्ट और चित्र। विजुअल क्या होगा, चार्ट। ऑडियो आपका क्या होगा, श्रव्य होगा। मौखिक आपका क्या होगा, श्रव्य। केवल नोट्स भी नहीं हो सकता। तो विजुअल लर्नर्स के लिए डायग्राम, चार्ट्स, मैप्स ये जो है उनको जल्दी सिखाते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क किस शिक्षण पद्धति से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट जो वर्ग है वो है आपका किससे, व्याख्यान पद्धति से, खोज आधारित शिक्षण से, तत्कालीन प्रशिक्षण या एक और दो, दोनों। तो देखिए ये है आपका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत ये आएगा प्रोजेक्ट। इसमें जो है स्टूडेंट वो सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर, इंक्वायरी बेस्ड स्टूडेंट एक्सप्लोर करेगा चीजों को, है ना, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। किस शिक्षक सहायक उपकरण यानी टीचिंग एड्स में सांख्यिकी जानकारी स्पष्ट की जा सकती है? देखिए जितना भी पोर्शन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में दिया गया है सिलेबस में, वो मैंने यहाँ पर लिया है। बाकी और क्वेश्चन बचते हैं वो मैं आगे लूंगी। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एटलीस्ट 120 के लगभग क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो किस सहायक उपकरण टीचिंग एड में सांख्यिकी की स्पष्ट जानकारी दी जा सकती है? तो सांख्यिकी की स्पष्ट जानकारी जो दी जा सकती है वो आप चार्ट और ग्राफ के माध्यम से दे सकते हैं। ग्राफ जो है वो आपके जो भी ट्रेंड्स होते हैं ना उनको दर्शाता है ना। तो ये आपके विजुअल जो है वो क्लियरिटी देता है आपके चार्ट और ग्राफ। तो ये आपका दृश्य सांख्यिकी जानकारी स्पष्ट की जा सकती है आपके चार्ट से। अगला है, अगर शिक्षक सीखने के बाद छात्रों की समझ और ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहता है तो वो कौन सा तरीका अपनाएगा? तो वो फॉर्मेटिव मूल्यांकन करेगा, सम्मिलित यानी समेटिव मूल्यांकन करेगा, केवल होमवर्क देगा, नोट्स बनाएगा। तो ये जो है वो क्या करेगा, जो टीचर है वो समेटिव असेसमेंट करेगा। उसने पढ़ा दिया छात्रों को, सीखने के बाद उनकी कितनी समझ और ज्ञान विकसित हुई है, किसके बाद में कोई भी यूनिट के एंड में या टॉपिक के एंड में उसका नॉलेज चेक करने के लिए वो समेटिव असेसमेंट करेगा। फॉर्मेटिव कब करेगा? जब ऑन गोइंग फीडबैक चलते चलते, है ना। तो लास्ट में करेगा वो आपके समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण पद्धति छात्रों में स्वतंत्र सोच और समस्या समाधान को बढ़ावा देती है? तो ये जो सोच है वो खोज आधारित इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है आपकी सोच और समझ विकसित करेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। ऑडियो विजुअल उपकरण का मुख्य लाभ क्या है? ध्यान आकर्षित करना, सीखना आसान बनाना, केवल लिखित अभ्यास बढ़ाना, छात्र को दंडित करना, केवल नोट्स बनाना। तो देखिए विजुअल और ऑडियो जो उपकरण होते हैं आपके एड्स होते हैं वो ध्यान आकर्षित करते हैं और सीखना इनसे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है वो शिक्षण के दौरान छात्रों को फीडबैक देना। मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मेटिव में क्या होता है, ऑन गोइंग फीडबैक होता है, ये लर्निंग प्रोसेस जो होता है उसमें सुधार लाता है। और समेटिव में क्या होता है, परीक्षा मतलब जब भी अंतिम जो होती है इसमें नहीं होगा, यानी फाइनल परफॉर्मेंस जो है वो चेक की जाती है इसके अंतर्गत। यानी कोई भी पाठ कंप्लीट होने के बाद में जो बच्चों से पूछा जाता है वो समेटिव होता है और फॉर्मेटिव होता है चलते चलते वो। कौन सा टीचिंग एड भौतिक अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है? जो टीचिंग एड भौतिक अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से, फिजिकल कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है वो क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका मॉडल हो जाएगा, है ना। मॉडल जो है वो आपकी जो भी
प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है उनको क्लियर करता है। तो मॉडल से 3D जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है। मॉडल से आप भौतिक अवधारणाओं यानी फिजिकल कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर पाता है। वहीं ऑडियो केवल सुनाई देता है, फिजिकल नहीं होता है, तो ये इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आधारित शिक्षण यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंटरेक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंटरेक्शन का मुख्य लाभ क्या है? देखिए, पढ़ाते पढ़ाते जो है वो गला सूख जाता है, तो इतनी देर वीडियो बनाना और फिर बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो के पीछे, तो थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे। तो कंप्यूटर आधारित शिक्षण जो है कंप्यूटर असिस्टेंट इंटरेक्शन का मुख्य लाभ क्या है? व्यक्तिगत गति से सीखना, केवल लेक्चर देना, छात्रों को नजरअंदाज करना, केवल नोट्स बनाना। देखिए, ये जो है वो कंप्यूटर आधारित शिक्षण व्यक्तिगत गति से सीखना होता है, यानी सेल्फ पेस्ड इंटरेक्टिव होता है। इंस्टेंट फीडबैक किसमें होता है? किसमें? CAI में, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरेक्शन में। ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ध्यान में रखिए। लेक्चर में जो है वो आपकी लिमिटेड पर्सनलाइजेशन होता है। तो व्यक्तिगत गति से सीखना कंप्यूटर आधारित शिक्षण में होता है। प्रोजेक्टर या स्लाइड का सबसे अच्छा उपयोग किस प्रकार की जानकारी के लिए है? तो प्रोजेक्टर या स्लाइड का सबसे अच्छा उपयोग जो है वो किसके? ग्राफ, चित्र और डाटा के लिए होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, प्रोजेक्टर और स्लाइड का। अगला क्वेश्चन है निरंतर मूल्यांकन कंटिन्यूअस असेसमेंट का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों को नियमित प्रगति को ट्रैक करना, केवल अंतिम परीक्षा में नंबर देना, केवल नोट्स जांचना या पनिश करना। तो देखिए, छात्रों की नियमित प्रगति को ट्रैक करना जो है वो निरंतर यानी कंटिन्यूअस असेसमेंट का एक तरीका होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि शिक्षक छात्रों को समूह में समस्या सुलझाने का कार्य देता है तो कौन सी शिक्षण पद्धति है? तो देखिए, ये जो शिक्षण पद्धति आपकी हो जाएगी कि शिक्षक छात्रों को समूह में समस्या सुलझाने के लिए दे रहा है, तो ये आपका इंक्वायरी बेस्ड खोज आधारित शिक्षण पद्धति हो जाएगी। यानी इसमें स्टूडेंट जो है वो एक्सप्लोर करेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा। तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड का सबसे प्रमुख उपयोग क्या है? ब्लैक बोर्ड का सबसे प्रमुख उपयोग होता है लिखित प्रदर्शन, रिटन प्रेजेंटेशन होती है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? वास्तविक जीवन समस्याओं को हल करना, केवल याद करना, मौखिक उत्तर देना या केवल होमवर्क करना। तो प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण का उद्देश्य है वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करना, अप्लाई नॉलेज इन प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट में। अगला क्वेश्चन है हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य अंक देना नहीं, सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाना होता है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इवैल्यूएशन में फीडबैक और फिर उसमें इंप्रूवमेंट शामिल होता है। मार्क्स केवल सेकेंडरी होते हैं लेकिन सेकेंडरी पे होते हैं, प्रायोरिटी जो है वो इसकी होती है। ऑडियो टेप का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए होता है? टीचिंग एड्स आपके दिए गए हैं सिलेबस में, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। ऑडियो टेप का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए होता है? तो श्रव्य अवधारणाओं के लिए, फॉर ऑडिटरी कॉन्सेप्ट्स के लिए जो है वो आपके ऑडियो टेप का यूज होता है। ये लिसनिंग बेस्ड कॉन्टेंट्स होते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। व्याख्यान पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? तो व्याख्यान पद्धति का मुख्य लाभ जो है वो बड़ी संख्या में छात्रों तक जानकारी पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। मूल्यांकन प्रणाली में निरंतर फीडबैक क्यों जरूरी है? तो मूल्यांकन प्रणाली में निरंतर फीडबैक सीखने में सुधार के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। शोध आधारित शिक्षण में छात्र क्या मुख्य रूप से करता है? तो शोध आधारित शिक्षण में छात्र जो है वो केवल नोट्स लिखता है, स्वयं समस्याओं की खोज और समाधान करता है, यही तो करता है शोध आधारित रिसर्च बेस्ड जो टीचिंग होती है उसमें लर्नर जो है वो एक्टिव होता है, खुद से चीजों को समझता है, कॉन्सेप्ट को समझता है। तो ये राइट आंसर आपका बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शिक्षण साधन विद्यार्थियों में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने में सबसे प्रभावी है? तो जो चार्ट और फ्लैश बोर्ड होता है, केवल नोट्स होते हैं, ऑडियो टेप होता है या केवल व्याख्यान। चार्ट और फ्लैश बोर्ड जो है वो आपके क्या करेगा? विद्यार्थियों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ाएगा, विजुअल एड्स। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि शिक्षक छात्रों को अलग अलग स्तर पर मूल्यांकन करता है तो इसे क्या कहते हैं? स्तरित मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन, सम्मिलित मूल्यांकन या केवल अंतिम परीक्षा। तो देखिए जो शिक्षक होता है वो छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करेगा तो वे डिफरेंशिएटेड असेसमेंट इसमें हो जाएगा। समेटिव जो असेसमेंट होता है स्टैंडर्ड प्लस आपकी क्या हो जाएगा? इवेल्यूएशन इसमें शामिल हो जाएगा। तो आपके स्तरित मूल्यांकन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा टीचिंग मेथड विद्यार्थियों में समीक्षा और विश्लेषण की क्षमता बढ़ाता है? तो जो बढ़ाता है वो आपका केस स्टडी मेथड हो जाएगा। केस स्टडी में प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसमें टीचिंग मेथड विद्यार्थियों में समीक्षा और विश्लेषण की क्षमता को ये बढ़ाएगा। कौन सा शिक्षण सहायक उपकरण संगणक आधारित शिक्षण में सबसे प्रभावी होता है? तो संगणक आधारित शिक्षण में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। राइट आंसर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। समूह प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ग्रुप प्रोजेक्ट होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहकारी सीखना ग्रुप प्रोजेक्ट में होता है, टीम वर्क में काम होता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो ये राइट आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि शिक्षक छात्रों को प्रैक्टिकल अनुभव देता है तो वो किस प्रकार की शिक्षण पद्धति है? तो ये शिक्षण पद्धति आपकी क्या प्रयोगात्मक शिक्षण है, व्याख्यान है, होमवर्क या फिर मौखिक परीक्षा? तो ये एक्सपेरिमेंटल टीचिंग आपकी हो जाएगी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो है वो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। तो राइट आंसर आपका ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य लाभ जो है वो सीखने के दौरान सुधार करके फीडबैक देना, सीखने के दौरान सुधार के लिए फीडबैक देना, फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पर हो जाता है। राइट आंसर ए करेक्ट होगा। ऑडियो विजुअल उपकरण का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑडियो विजुअल उपकरण का मुख्य लाभ ध्यान आकर्षित करना और सीखना आसान बनाना या केवल नोट्स बनाना, छात्र को डराना, पुस्तक पढ़ाना, तीनों नेगेटिव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन प्रणाली में निरंतर फीडबैक क्यों जरूरी है? तो बहुत जरूरी है मूल्यांकन प्रणाली में निरंतर फीडबैक। किस लिए? सीखने में सुधार करने के लिए जो है वो फीडबैक जरूरी है। जो भी मिस्टेक्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और फिर उनको करेक्ट करके उनको इम्प्रूव करना चाहिए। तो राइट आंसर ए होगा। अगला है, यदि एक छात्र लगातार गलत उत्तर देता है, यदि एक छात्र लगातार क्या करेगा? गलत उत्तर देता है तो गलत उत्तर देता है लेकिन प्रयास करता है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? गलत उत्तर देता है लेकिन प्रयास करता है, बट कीप ट्राइंग। हाँ अच्छा, गलत उत्तर दे रहा है पर वो सही देने की कोशिश करता है, तो टीचर उसमें क्या करेगा? तो क्या टीचर उसे पनिश करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सही दिशा में मार्गदर्शन उसको देगा, उसको बताएगा कौन सी चीज उसके लिए सही है, जो भी उसके एरर हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको अच्छी तरीके से सुधारेगा, उनमें इम्प्रूवमेंट करेगा, गाइडेंस का काम करेगा, तभी वो है उनको जो है वो लर्निंग मोटिवेशन देगा, एफर्ट्स देगा। तो राइट आंसर यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शिक्षक व्यवहार छात्र की स्वतंत्र सीखने की क्षमता को बढ़ाता है? अत्यधिक हस्तक्षेप, ज्यादा से ज्यादा उनमें हस्तक्षेप करेगा, मार्गदर्शन और प्रेरणा देगा, या फिर केवल अंक देगा या कठोर दंड देगा? देखिए, उनको मार्गदर्शन और प्रेरणा देगी, मोटिवेशन देगा, गाइडेंस देगा, तभी तो अच्छे से लर्निंग हो पाएगी। तो स्वतंत्र सीखने की क्षमता में ये करेगा। किसी छात्र का ध्यान अचानक कम होने पर शिक्षक क्या करे? छात्र अचानक से मतलब चीजों को नहीं समझ पा रहा है तो छोटी छोटी गतिविधियों में उसको बांटेगा, इंटरेक्टिव कार्य उनसे करवाएगा, शॉर्ट जो है वो चीजों में शॉर्ट उसके वो बनाएगा, शॉर्ट एंड इंटरेक्टिव टास्क, छोटी छोटी गतिविधियां उनको देगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगा? मानसिक अवस्था, केवल उम्र, केवल स्कूल की सुविधा या केवल शिक्षक की उपस्थिति? तो मानसिक अवस्था, जो मेंटल स्टेट है, वो ज्यादा आपके सीखने की क्षमता पर अधिक प्रभाव यहाँ पर डालेगी। इमोशनल और कॉग्निटिव स्टेज जो है वो लर्निंग एफिशिएंसी को क्या करेंगे?
प्रभाव डालेंगे। यदि छात्र नई अवधारणा को जल्दी भूलता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र नई अवधारणा को जल्दी भूल जाता है तो रिवीजन और सक्रिय अभ्यास उनको करवाना चाहिए। जितना हो सके उनको रिवीजन करवाए, उनकी जो भी चीज़ों को भूल रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो और उनमें क्या करें, एक्टिव प्रैक्टिस उनकी करवाए। कौन सी शिक्षण पद्धति छात्रों में समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ाती है? तो ये समस्या सुलझाने की क्षमता जो है वो खोज आधारित शिक्षण बढ़ाएगी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यहाँ बढ़ाएगी। यदि छात्र समूह में काम करने में असमर्थ है तो शिक्षक क्या करेगा? तो शिक्षक जो है ग्रुप से अलग कर देगा, ऐसा तो नहीं करेगा भैया। क्या करेगा? फिर सहयोग गतिविधियों में उनको शामिल करेगा, इंक्लूड इन कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, उनमें बच्चे को पार्टिसिपेट करवाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी मूल्यांकन पद्धति छात्रों को लगातार फीडबैक देती है? तो ये मूल्यांकन पद्धति आप फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। इसमें जो है वो आपकी क्या होगी, ऑन गोइंग फीडबैक ये होता है और लर्निंग गैप्स जो है वो आइडेंटिफाई इसमें किए जाते हैं। समेटिव में उल्टा क्या होगा, ये ओनली एंड पॉइंट मार्क्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपके राइट आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट ये हो जाएगा। कौन सा शिक्षक व्यवहार छात्र की रचनात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है? रचनात्मक क्षमता यानी क्रिएटिविटी बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये करेगा स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करेगा, इनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग का। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम ए क्यों आ रहा है? बेटा आ नहीं सकता, ये एग्जाम में भी तो आता है ना। तो यदि छात्र बार बार गलती, ये मेरी वजह से नहीं आ रहा, बाय मिस्टेक ऐसे ही आ रहा है। तो ये यदि छात्र बार बार गलती करता है तो शिक्षक का सबसे प्रभावी तरीका है, अब ये तुक्का मत मार दीजिएगा कि आप बहुत सारों में आ रहा है तो मैं तुक्का मार दूं, ऐसा भी नहीं करना है ना। तो यदि छात्र बार बार गलती करता है तो शिक्षक का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें भी ये आ गया, उत्साह बढ़ाकर सुधार बताएगा। वो डांटना, ये नेगेटिव है यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण पद्धति छात्रों में स्वतंत्र निर्णय क्षमता विकसित करती है? प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण, रटना, केवल व्याख्यान, मुख्य आ गया। अब यहाँ भी एक आ गया भैया, क्या कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ, यदि छात्र सीखने के दौरान, मैंने बोला था बहुत कम को 120 है, ये तो बहुत आगे चले गए हैं। यदि छात्र सीखने के दौरान डर और तनाव महसूस करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सकारात्मक वातावरण प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी करेक्ट आपका हो जाएगा। कौन सा टीचिंग एड छात्र को दृश्य और श्रव्य दोनों तरीके से सीखने में मदद करेगा? तो ये आपका ऑडियो विजुअल उपकरण करेगा। बिल्कुल ऑडियो जो है वो सुनने में, विजुअल देखने में, तो ये एड आपका काम करेगा। अगला है, यदि शिक्षक छात्रों की रचनात्मक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है तो परिणाम क्या होगा? तो उसमें समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ेगी, केवल अंक बढ़ेंगे, छात्र डरेंगे, कोई प्रभाव नहीं होगा, तो समस्या सुलझाने की क्षमता यहाँ पर बढ़ेगी। कौन सा मूल्यांकन तरीका छात्र की दीर्घकालीन समझ को परखता है? तो वो आपके समेटिव असेसमेंट हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओनली होम, आगे देखते हैं, समेटिव, फॉर्मेटिव, ओनली होमवर्क और केवल नोट्स जांचना। तो देखिए इसमें आपके क्वेश्चन पूछा क्या है, मूल्यांकन तरीका छात्र की दीर्घकालीन समझ को करेगा, तो ये आपके समेटिव असेसमेंट ही करेगा, है ना। समेटिव असेसमेंट में आपके यूनिट या जो भी लेसन होता है उसकी लास्ट में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होता है, तो ये राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। कौन सा शिक्षण पद्धति छात्र को अन्वेषण और अनुभव के माध्यम से सीखने को प्रेरित करता है? तो ये आपके क्या एक्सपेरिमेंटल टीचिंग करेगी, रोट लर्निंग, ओनली लेक्चर या ओनली ओरल? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ होगा। जरूरी नहीं एग्जाम में आपका ये आए, है ना, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि ये तुक्का लगा दे, ये ऊपर नीचे होके आ सकते हैं। अगला है, यदि छात्र केवल नोट्स पढ़कर सीखता है तो किस प्रकार की सीख वो ले रहा है? नोट्स पढ़कर सीख रहा है ना, तो नोट्स पढ़कर सीखेगा तो वो सरफेस लर्निंग यहाँ पर करेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टीचिंग एड भौतिक और दृश्य अवधारणा को स्पष्ट करता है? तो ये टीचिंग एड आपका कौन सा हो जाएगा? मॉडल हो जाएगा। मॉडल जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बढ़ाएगा, चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे, तो राइट आंसर ए यहाँ करेक्ट होगा। यदि शिक्षक छात्रों को अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करता है तो क्या होगा? ये हम देख चुके हैं, विभिन्न क्षमताओं का मूल्यांकन होगा। कौन सा शिक्षक व्यवहार छात्र की सक्रिय सीखने में बाधा डालता है? तो ये बाधा डालेगा आपकी अत्यधिक नियंत्रण और दंड। ज़्यादा अगर उनको आप कंट्रोल में रखेंगे, उनको पनिश करेंगे, तो ये उन पर जो है वो बाधा डालेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अब देखिए ये क्वेश्चन है आपकी किससे रिलेटेड, जो भी जो थिंकर्स हैं उनके स्टेटमेंट से रिलेटेड है, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये अलग से लिए हैं आपके लिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के नैतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है, ये सिद्धांत किसका है या ये स्टेटमेंट किसका है? तो आपके सामने क्वेश्चन है, ये जो सिद्धांत है वो अनुभव आधारित सिद्धांत हो गया, प्रकृति शिक्षा हो गई, या फिर पेस्टोलॉजी की हेड हार्ट हैंड शिक्षा हो गई, या मॉन्टेसरी की स्वतंत्र गतिविधि शिक्षा हो गई। तो देखिए ये जो है आपकी शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के मोरल और सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो ये जो है आपकी किससे रिलेटेड हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी पेस्टोलॉजी के हेड हार्ट और आपके हैंड शिक्षा से रिलेटेड यहाँ पर हो जाएगी। पेस्टोलॉजी जो है वो बच्चे का हेड तो क्या है, बौद्धिक है, हार्ट आपका क्या हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, और हैंड जो है वो व्यवहारिक हो जाएगा। तो इस माध्यम से जो है वो विकसित होता है एक बच्चा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ड्यूवी क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ड्यूवी ने क्या बोला था, अनुभव आधारित शिक्षा बोली थी, और रूसो ने जो है वो प्राकृतिक शिक्षा बोली थी, और मॉन्टेसरी ने स्वतंत्र गतिविधि शिक्षा। एक शिक्षा एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें बच्चा स्वयं सीखता है, ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही प्लीज इनको ध्यान से देखना है। मैंने लास्ट में ये इसीलिए लिए हैं, मेरा हो गया था पर मुझे लगा कि और क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर करने चाहिए, इसलिए मैंने ये लास्ट में ले। अदरवाइज मैं आगे जो वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी उसमें मैं पूरे जो भी इंपॉर्टेंट आपकी परिभाषाएं हो गई, कौन कौन से किसने किसने कौन से जो है वो स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन सी वहां पर उन्होंने क्या बताए हैं, अपनी अपनी थ्योरी बताई है, वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो शिक्षा एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें बच्चा स्वयं सीखता है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है आपका किसका, जॉन डेवी का। जॉन डेवी कहते हैं कि शिक्षा जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें बच्चा क्या करता है, स्वयं सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो चाइल्ड एक्टिविटी उसमें पार्टिसिपेट्स होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। प्याजे ने जो है वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, कोग्निटिव स्टेज दिए थे, उन्होंने थ्योरी फोकस की थी। फ्रोबेल ने जो है वो किंडरगार्टन शिक्षा दी थी, प्ले बेस्ड लर्निंग थी फ्रोबेल की, और मॉन्टेसरी की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो जाएगी। इसमें मॉन्टेसरी ने जो है वो चाइल्ड डायरेक्ट बट स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट उनका होना चाहिए, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन्होंने दी। अगला क्वेश्चन है, खेल और गतिविधि बच्चों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण है, ये सिद्धांत किसने दिया? तो खेल विधि मैंने आपको जैसे अभी बताई थी, किंडरगार्टन विधि है, किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। शिक्षक का कार्य मार्गदर्शक करना है, बच्चे को सिखाने की स्वतंत्रता देना है, ये विचारक कौन है, किसने ऐसा कहा था? तो ये विचारक हैं आपके मॉन्टेसरी महोदय, जिन्होंने स्वतंत्र गतिविधि शिक्षा एक्टिविटी बेस्ड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में बोला था। तो ये राइट आंसर आपका मॉन्टेसरी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित होती है, ये सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत जो दिया था, ये दिया था वाइगोत्स्की ने। सामाजिक सीख यहाँ क्या बोला है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित होता है, तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य या सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो वाइगोत्स्की के द्वारा ही दी गई थी, तो ये ध्यान में रखिएगा। वाइगोत्स्की से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे की मानसिक विकास की प्रक्रिया चरणों में होती है, ये सिद्धांत किसका है? तो ये क्या प्याजे का संज्ञानात्मक का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सीख है, या फिर मॉन्टेसरी की गतिविधि आधारित शिक्षा है, या फिर ड्यूवी की अनुभव आधारित शिक्षा है? तो ये है आपके प्याजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। क्वेश्चन क्या है कि बच्चे की मानसिक विकास की प्रक्रिया किस चरणों में होती है, तो ये प्याजे ने ही बताया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया था। कौन कौन सी स्टेजेस बताई थी? सेंसरी मोटर, प्रीपरेशनल स्टेज बताई थी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बताई थी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बताई थी, तो ये प्याजे के द्वारा ही बताई गई थी। सीखना सामाजिक रूप से निर्मित प्रक्रिया है, ये विचारक कौन है, ये किसने कहा था? तो ये वाइगोत्स्की ने कहा था। सामाजिक सीख का सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बालक अपने प्राकृतिक विकास के अनुसार सीखता है, शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये किसका विचार है?
तो ये विचार दिया था। क्वेश्चन को देखिए ऐसे रखते हैं, बालक अपने प्राकृतिक क्या करेगा, बालक अपने प्राकृतिक विकास के अनुसार सीखता है, शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है। तो ये कहा था रूसो ने, प्राकृतिक शिक्षा में रूसो ने कहा था, रूसो ने प्राकृतिक ने जो आपकी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन उस पर जोर दिया था। प्राकृतिक शिक्षा रूसो के द्वारा बताई गई है। बच्चों की शिक्षा में हाथ, सिर, दिल का विकास समान रूप से होना चाहिए, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत देने वाले थे कि एजुकेशन शुड इक्वली डेवलप हैंड, हेड और हार्ट। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, ये पेस्ट्रोलॉजी ने कहा था हैंड, हार्ट और जो हैंड है उसकी शिक्षा देनी चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर जोर देते हैं। राइट आंसर ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। बच्चे अपनी रुचि क्षमता के अनुसार गतिविधियों का चयन करके सीखते हैं, ये विचारक कौन है? रुचि गतिविधियों के अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार गतिविधियों का चयन करके सीखते हैं। तो ये विचारक हैं आपके कौन से हो जाएंगे? मॉन्टेसरी स्वतंत्र गतिविधि शिक्षा यहाँ पर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा विचारक कहता है कि बच्चा समाज में दूसरों के साथ संवाद करके सीखता है? अच्छा, संवाद करके सीखता है, या कौन कहता है ऐसा? तो ये कहते हैं वाइगोत्स्की। समाज आ गया, सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से सीखता है, वाइगोत्स्की ये सब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीवी के अनुसार सीखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? तो डीवी के अनुसार सीखने की प्रक्रिया जो मुख्य रूप से आधारित है लर्निंग बाय डूइंग पर ये जो है ज़्यादा जोर देते हैं। तो एक्सपीरियंस, अनुभव जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विचारक प्रिपेयर एनवायरमेंट शब्द से जुड़ा हुआ आता है? प्रिपेयर्ड एनवायरमेंट शब्द से जुड़ा हुआ है, तो वो विचारक आपके मॉन्टेसरी यानी तैयार वातावरण, प्रिपेयर्ड एनवायरमेंट। प्याजे के अनुसार बच्चा किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है? तो प्याजे के अनुसार बच्चा जो है वो परिवेश में सक्रिय रूप से भाग लेकर उसमें इंटरेक्ट करके जो है वो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है। अगला है, रूसो जो शिक्षा में किस बात पर अधिक जोर देता है? तो रूसो हम देख चुके हैं प्राकृतिक विकास पर ज़्यादा भाग देता है, नेचुरल डेवलपमेंट पर। किस विचारक ने शिक्षा को जीवन की तैयारी नहीं स्वयं जीवन कहा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अनुभव आधारित शिक्षा जॉन डेवी के द्वारा जो दी गई थी उसमें ऐसा कहा गया था। मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? निरीक्षक और मार्गदर्शक की होती है, ऑब्जर्वर और गाइड के रूप में होती है। किस विचारक ने बाल शिक्षा में प्लेवे मेथड पर जोर दिया है? प्लेवे मेथड पर जोर देने वाले आपके कौन हो जाएंगे? किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल की, उसमें प्लेवे मेथड पर जोर दिया है। बच्चे जो है वो खेल के माध्यम से सीखेंगे, खेल खेल से जो है वो कई सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, तो किंडरगार्टन मेथड। पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा किसके संतुलित विकास का नाम है? तो पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा जो है वो हेड, हार्ट और हैंड के संतुलित विकास का नाम है। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा की सबसे प्रभावी स्थिति कौन सी है? तो वाइगोत्स्की की देखिए, ये जेडपीडी से क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, इसे निकट विकास सिद्धांत, यानी बच्चा थोड़ा जो कठिन कार्य जो करता है उसमें ये मदद करता है ना। तो ये जेडपीडी से जो है वो लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो राइट आंसर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पूरे हो गए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे हिसाब से थे। बाकी ही और क्वेश्चन अभी बचे हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। उस पर जो भी PYQs हैं वो आएंगी, है ना, और जो भी इंपॉर्टेंट जो टीचिंग एप्टीट्यूड से बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। तो कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।